हेलो गाइस, मैं आपके लिए न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम इस कहानी की फीमेल लीड वे को देखते हैं जो कि बहुत ही ड्रंक होती है और बहुत ही अपसेट भी, क्योंकि आज वो अपनी क्लास रियूनियन पार्टी में गई थी जहाँ पर उसके सभी क्लासमेट ने उसका मजाक उड़ाए थे कि वो किसी काम की नहीं है, वो अच्छी दिखती भी नहीं है और उसे सिर्फ खाना आता है और वो अभी तक सिंगल है। वे को बहुत ही गुस्सा आता है इन लोग के ऊपर और वो बहुत ही ड्रिंक कर लेती है और इसी बात से वो अपसेट होती है कि क्या वो हमेशा ऐसी सिंगल रहने वाली है। तभी इतने में वे को सामने एक हैंडसम लड़का आते हुए दिखता है जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का हीरो जू है, जो भी बहुत ही ज्यादा ड्रंक होता है। वे उसके पास जाती है और दोनों ही होटल रूम में आ जाते हैं और फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब जू को होश आता है तो वो जल्दी से टाइम देखता है कि 9 बजने वाले हैं। वो बहुत ही डर जाता है और जल्दी से भागते हुए बाथरूम में जाता है और जैसे ही 9 बज जाते हैं वो एक पिग में बदल जाता है और फिर वो हमें बताने लगता है कि उसका नाम जू है और वो ज्वेलरी कंपनी का सीईओ है। उसके डैड ने बहुत सारे पिग्स को मार दिए थे जिसकी वजह से उन्हें श्राप लगा और इस वजह से उनका बेटा जू रात 9 बजते ही पिग में बदल जाता है और इस वजह से वो कभी भी रात 9 बजे के बाद रात में बाहर कहीं नहीं जाता। वो सोचता है कि पहली बार है कि वो बाहर ऐसा बन गया है। वो बहुत ही डर रहा होता है कि अगर उसे किसी ने यहाँ पर देख लिया तो उसे किचन में भेज दिया जाएगा और फिर वो यहाँ का खाना बन जाएगा और उसकी लाइफ यहीं पर ही खत्म हो जाएगी। वो अपने आप को समझाता है कि वो दोबारा कभी इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वे की नींद खुलती है और वो देखती है कि वो एक होटल में है। वो याद करती है कि कल रात उसने किसी बंदे के साथ नाइट स्पेंड की थी। वो सोचती है कि आखिर वो बंदा कैसा दिखता है, उसे याद ही नहीं आ रहा। वो टाइम देखती है कि 8 बजने वाले हैं और आज उसका काम का फर्स्ट डे है तो वो लेट नहीं हो सकती। वो जल्दी से अपना कपड़ा चेंज कर लेती है और बाथरूम में आवाज देने लग जाती है कि क्या कोई अंदर है। अंदर से डोर लॉक होता है और जू डर रहा होता है कि कहीं उस लड़की को मेरा सीक्रेट पता न लग जाए। वे सोचती है कि वो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकती, नहीं तो वो लेट हो जाएगी। वो जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि 9 बजते ही जू वापस से अपने असली फॉर्म में आ जाता है और वो बहुत ही खुश होता है कि अच्छा हुआ डोर लॉक था, नहीं तो मेरा सीक्रेट रिवील हो जाता। फिर जू अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसे होटल में आने का कहता है और फिर इसके बाद जू अपनी कंपनी में एंट्री मारता है। हम देखते हैं कि वे भी इसी कंपनी में जॉब के लिए आई होती है। मैनेजर इसे बताती है कि अभी वो यहाँ पर 1 महीने के टेस्ट पीरियड पर है। अगर वो अच्छे से काम करेगी तो 1 महीने बाद उसे यहाँ का परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया जाएगा। अब तभी यहाँ पर जू की एंट्री होती है और कंपनी के सभी एम्प्लॉय उसे हेलो कहने लगते हैं। वे जू को देखकर सोचती है कि ये मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी जू सोचता है कि मुझे इस लड़की की स्मेल जानी पहचानी क्यों लग रही है। वो उसके पास आके खड़ा हो जाता है और मैनेजर इसे बताने लगती है कि ये हमारी कंपनी की नई एम्प्लॉय है। जू सोचता है कि कहीं ये वही कल रात वाली लड़की तो नहीं। फिर तो इस लड़की को मेरा सीक्रेट पता है, इसलिए मैं इसे अपनी नजरों से दूर नहीं रख सकता। फिर वे जू को बताता है कि आज से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो। ये बोलकर वो अपने ऑफिस में चले जाता है और मैनेजर वे को इस बारे में बताने लगती है कि वो बॉस की 18वीं पर्सनल असिस्टेंट है। पहले ही बॉस ने 17 असिस्टेंट को फायर कर चुके हैं। सभी एम्प्लॉयज वे से जू के बारे में बुराई कर रहे होते हैं कि हमारा बॉस कितना रूड है और वो उसे उसका निकनेम भी बता रहे होते हैं। तभी जू इन लोगों को अपनी बुराई करते हुए सुन लेता है और इन लोगों को चिल्लाता है कि आज उन लोग की आफ्टरनून की चाय कैंसिल हो गई है। फिर सभी डर के मारे जल्दी से अपनी सीट पर जाते हैं। फिर वे भी सोचने लगती है कि सभी लोग सही कह रहे हैं, हमारा बॉस कितना रूड है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स का काम करते हुए काफी थक जाती है और वो सोचती है कि सीईओ की असिस्टेंट बनना कितना मुश्किल है। तभी इसकी मैनेजर इसे बताती है कि सीईओ का कॉफी का टाइम हो गया है। तो वे अपनी मैनेजर को थैंक यू बोलती है कि उसने उसे टाइम पर याद दिला दी। वो कॉफी लेकर जू के ऑफिस में पहुंचती है और जू इससे कोई डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा होता है। तो वे बताती है कि मैंने अभी उस फाइल के बारे में रिसर्च नहीं करी हूँ। तो जू इसे चिल्लाने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर काम करते हुए कितने दिन हो गए लेकिन तुम्हें ठीक से काम करना भी नहीं आया। अगर तुम मेरी असिस्टेंट का काम नहीं कर पा रही हो तो तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है। वे से माफी मांगती है और कहती है कि बॉस मैं आज ही रिसर्च कंप्लीट कर लूंगी। फिर जू जैसी कॉफी पीता है तो उसे इसका टेस्ट काफी गंदा लगता है। फिर वे जल्दी से उसे साफ करने लग जाती है और जू इसकी बुराई कर रहा होता है कि उसने कितनी गंदी कॉफी बनाई है। वे टिश्यू से जू को साफ ही कर रही होती है कि तभी वो इसे कहता है कि आखिर तुम मुझे कितना साफ करोगी। वो इसे चिल्लाता है कि तुम्हें मेरे बारे में सब सपने देखने की जरूरत नहीं है। वे उसे पूछती है कि बॉस आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। तो जू कहता है कि एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी सेक्रेटरी बनकर कितना खुश होगी और मैं मानता भी हूँ कि मैं हूँ बहुत ही हैंडसम और कोई भी मुझे देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता है।
लेकिन तुम अपने आप को कंट्रोल करके रखो और अपनी बॉटम लाइन क्रॉस मत करो। अगर मेरी पिछली 17 सेक्रेटरी की तरह तुमने भी मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगा। वे को सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो सोचती है कि ये अपने आप को समझता क्या है। इस जैसे डेविल को लाइक करने से अच्छा है कि मैं किसी पिग को पसंद कर लूं। फिर जूही से कहता है कि जो मेरे ड्रेस को क्लीनिंग करने का कॉस्ट होगा वो मैं तुम्हारी नेक्स्ट मंथ की सैलरी में से कट कर लूंगा। वे सोचती है कि आखिर ये मुझसे कौन सा ग्रज निकाल रहा है जो मेरी सैलरी में से पैसे कट करेगा। वो यहाँ से जा ही रही होती है कि तभी वो उसे आवाज देता है। वे सोचती है कि लगता है बॉस का माइंड चेंज हो गया। वो उसे कहती है कि बॉस आप इसके बदले में मुझे कोई काम करवा लो और मुझे माफ कर दो। जू को अच्छा आइडिया आता है और वो इसे कहता है कि आज क्लीनिंग लेडी ने छुट्टी ले ली है तो तुम उनकी जगह आज बाथरूम क्लीनिंग का काम करोगी, क्योंकि तुमसे ठीक से मेंटल वर्क तो होता नहीं तो कम से कम लेबर वर्क ही कर लो। वे यहाँ पर क्लीनिंग करने के लिए जाती है और बहुत ही गुस्सा होती है। फिर रात में हम देखते हैं कि जू अपने ऑफिस में बैठा होता है और वो इस बारे में सोच रहा होता है कि क्या ये लड़की सच में वही रात वाली लड़की है। तभी इसे ख्याल आता है कि वो टाइम देखना भूल गया और 9 बज चुके हैं। वो तुरंत ही पिग में बदल जाता है। वे तो यहाँ पर बाथरूम की क्लीनिंग करते हुए बहुत ही गुस्सा हो रही होती है कि मुझसे बस छोटी सी गलती हुई थी और उस डेविल ने मुझे क्लीनिंग लेडी बना दिया। तभी हम देखते हैं कि जू यहाँ बाथरूम में आकर छुप जाता है और वो सोचता है कि वो फिर से बाहर पिग बन गया है। तभी वे को अंदर से आवाजें आती है तो वो पूछने लगती है कि अंदर कौन है। जू तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि यहाँ पर कौन है। फिर से याद आता है कि इसने वे को बाथरूम क्लीनिंग का काम दिया था। वो दरवाजा खोलते ही इसे देख लेती है और इसे पकड़ के कहती है कि तुम तो कितने क्यूट हो। पर जू तो इसे चिल्ला रहा होता है कि अपने गंदे हाथों से मुझे पकड़ो मत। वे सोचने लगती है कि आखिर इसने बॉस की टाई क्यों पहना हुआ है। वो कहती है कि लगता है तुम बॉस के ही पेट होंगे और बॉस ने तुम्हें छोड़ दिया होगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेके जाऊंगी। और फिर वे अपने साथ जू को यहाँ से ले जाने लगती है और हम देखते हैं कि एक बंदा इन दोनों की सीक्रेटली फोटोज ले रहा होता है। फिर जू यहाँ वे के साथ उसके घर पे होता है और सोचता है कि ये लड़की इस छोटे से घर में रहती है। तभी यहाँ वे की फ्रेंड भी घर आ जाती है और वो उसे बताने लगती है क्या आज बॉस ने उसे इतना ज्यादा काम करवाया और डॉक्यूमेंट लेने के लिए उसने उसे काफी दूर क्लाइंट से मिलने के लिए भेजा था। फिर वे भी जू की बुराई करने लगती है और जू को अपनी बुराई सुनकर वे पे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि इसे पता लग जाता है कि वे ने इसे कोई निकनेम भी दे के रखी है। फिर इसके बाद वे जू को उसका खाना दे देती है, जिसे वो कहता है कि मैं इसे नहीं खाऊंगा, ये पिग का खाना है। पर फिर ये इसे पूरा खा ही लेता है और सोचता है कि मैं इतने बड़े कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ और किसी को पता चल गया कि मैं पिग का खाना खाता हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे। फिर वे अपना रिसर्च का काम करने बैठती है और वो अपनी फ्रेंड को बताने लगती है कि बॉस ने उसे ये काम पूरा करने के लिए कहा है। तब इसकी फ्रेंड से कहती है कि आखिर तुम काम के बारे में इतना टेंशन क्यों ले रही हो, वैसे भी रात 9 बजे के बाद बॉस कभी भी काम के बारे में नहीं पूछते। तो वे कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि बॉस 9 बजे के बाद कहाँ जाते होंगे। दोनों ही मिलकर डिस्कस करने लगते हैं कि जरूर बॉस इतने डेविल है तो उनके बहुत ही दुश्मन होंगे और वो उनसे डर के जाकर अपने घर में छुपे रहते होंगे। जू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि पहले तो मेरी कोई दुश्मन नहीं थी, लेकिन आज से तुम मेरी दुश्मन हो। फिर इसके बाद वे जू को नहाने के लिए लेकर जाती है। वो तो बहुत ही शर्मा रहा होता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर ये इसे पकड़ कर इसे नहलाने लगती है और फिर वे जू को पकड़ के ये भी पता कर लेती है कि मेरा पेट एक बॉय है। जू तो बेचारा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर नहलाने के बाद ये इसे टॉवेल से पोंछने भी लग जाती है और जू सोचता है कि इस लड़की की स्मेल सच में मुझे जानी पहचानी लगी है, क्या ये सच में वही लड़की है। फिर वे भी नहाने के लिए अपना ड्रेस उतारने लगती है और जू पूरा शॉक रह जाता है और उसके नाक में से ब्लीडिंग होने लगती है, इसलिए वे जल्दी से जू को लेकर हॉस्पिटल आती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि आखिर उसके पेट को क्या हो गया है कि उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर जू का चेकअप करने के बाद बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और इतना हेल्दी भी है। फिर इसके बाद ये इसे घर ले आती है और इसे किस करते हुए गुड नाइट बोलकर सो जाती है और जू तो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जू अपने असली फॉर्म में आ चुका होता है और वे नींद में गलती से टच करने लगती है और जैसे ही दोनों ही होश में आते हैं तो एक दूसरे को देखकर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वे तो इसे पिलो से मारने लगती है कि छिछोरे कहेंगे, तो जू इसे चिल्लाकर कहता है कि तुम ठीक से देखो कि मैं कौन हूँ। वे शॉक होकर पूछती है कि बॉस आप मेरे घर पे क्या कर रहे हो, वो भी बिना कपड़ों के। तब इसकी फ्रेंड्स की आवाज सुनकर पूछने लगती है कि क्या हुआ है। तो वे कहती है कि कुछ नहीं, बस एक बड़ा सा कॉकरोच मेरे रूम में घुस गया है तो मैं उसे भगा रही थी। तो वे कहती है कि ठीक है, फिर तुम इस कॉकरोच को भगाने के बाद ऑफिस पहुंच जाना जब तक मैं जाती हूँ। फिर वे के फ्रेंड के जाते ही वे यहाँ जू को मारने की कोशिश करती है और कहती है कि छिछोरे कहेंगे सोचना भी मत कि तुम कंपनी के सीईओ हो तो तुम यहाँ मेरे घर पे घुस जाओगे और मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश करोगे। मैं बस तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ और मैं ये सब काम नहीं करती। जूही से बताने लगता है कि वही तो उसे यहाँ पर लेकर आई थी। तो वे कहती है कि झूठ मत बोलो, तुम खुद यहाँ पर आए हो। जू सोचता है कि मैं इसे नहीं बता सकता कि वो पिग मैं ही हूँ।
फिर वो जल्दी से बहाना करके इसे कहता है कि मैं यहाँ गलती से स्लीप वॉकिंग करते हुए आ गया। एक्चुअली मुझे रात में स्लीप वॉकिंग करने की बीमारी है और मुझे भी नहीं पता चला कि मैं कैसे तुम्हारे घर पे आ गया। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता था। वे सोचती है कि कितना बकवास बहाना है, इस पर तो कोई बिलीव नहीं कर सकता। तभी वे को अपनी पिक का ख्याल आता है और वो उसे इधर उधर ढूंढने लग जाती है। तो ये कहता है कि उसे ढूंढो मत क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है। फिर वे इमेजिन करने लग जाती है कि कल रात जू ने उसका डिनर बना के उसे खा लिया और फिर ये रोने लगती है और फिर ऑफिस में उसकी फोटो लेकर आती है और फिर सभी एम्प्लॉयज मिलकर उस पिक का फ्यूनरल बना रहे होते हैं। और वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तभी हमें ऑफिस से छुट्टी मिलेगी। तभी जू यहाँ पर ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है तो सभी एम्प्लॉयज जल्दी से अपना काम करने भाग जाते हैं। और फिर जू वे को चिल्लाता है कि अब तुम ऑफिस की छुट्टी होने के बाद मेरे ऑफिस में आना। फिर इसके बाद ये दोनों ऑफिस में होते हैं और वे फोटो दिखाकर इसे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम कंपनी में आज ये सब क्या कर रही थी। वे सोचती है कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है। फिर वो इसे चिल्लाने लगती है कि बॉस पहले आप बिना कपड़ों के मेरे घर में घुसे और मेरे पिक को मार दिया, इसके लिए मैं आपको छोड़ूंगी नहीं और मैं ये बात नहीं भूल सकती हूँ। जूबी से चिल्लाने लगता है कि अगर तुम मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाओगी तो मैं भी तुम पर केस कर सकता हूँ। फिर वे को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसे मारने के लिए जाती है तो जूबी इसे जल्दी से पकड़ लेता है और फिर दोनों ही एक दूसरे को इतने पास देखकर जल्दी से अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। जूई से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब बस मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि मुझे ऐसी लड़कियों से सख्त नफरत है। तभी जू की नजर टाइम पर जाती है और वो शॉक हो जाता है कि 9 बज गए हैं। फिर वो तुरंत ही पिग में बदल जाता है और वे इसे देखकर शॉक हो जाती है और वो कहती है कि यानी बॉस आप ही मेरे लिटिल पेट हो। वो सोचती है कि अगर मैं इस बारे में किसी को बताऊंगी भी ना तो वो भी बिलीव नहीं करेगा कि मेरा मतलबी बॉस एक पिग है। तो जूई से कहता है कि तुम गलती से भी इस बारे में किसी को बताने की सोचना भी मत। पर वे को तो इसकी बातें सुनाई नहीं दे रही होती है और फिर भी वो इसे कहती है कि अब क्योंकि हम दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है तो मैं आपके सीक्रेट को किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ इसके बदले में आपको मुझे डबल सैलरी देनी होगी क्योंकि मैं दिन भर यहाँ ऑफिस में काम करूंगी और फिर रात के टाइम पे मुझे आपका जो ध्यान भी रखना होगा। जू कहता है कि अच्छा तो तुम इस बात का फायदा उठाते हुए प्रमोशन पाना चाहती हो। पर फिर वो कहती है कि चलो फेयर कंपटीशन करते हैं, हम रॉक पेपर सीजर खेलेंगे और अगर बॉस आप हार गए तो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ेगा। उसमें लिखा होता है कि वो उसकी सैलरी बढ़ा के 50,000 कर रहा है। जू सोचता है कि ये तो मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। फिर वो कहती है कि चलो हम लोग खेलना स्टार्ट करते हैं। तो ये कहता है कि आखिर किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता हूँ। फिर वो इसके साथ गेम खेलती है और कहती है कि मैं जीत गई और फिर उसका स्टैंप लेकर वो पेपर पे लगा देती है, जिसके लिए वो इसे कितना मना कर रहा होता है। पर ये तो बहुत ही खुश होती है कि मेरा काम हो गया और बॉस सबसे मैं आपको बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखूंगी। तभी यहाँ ऑफिस में जू की ग्रैंडमा आ जाती है और इन्हें देखकर वे सोचती है कि उसने ऐसा सीन ड्रामा में देखी थी कि जिसे भी बॉस का सीक्रेट पता लग जाता है उसे मार दिया जाता है। पर ग्रैंडमा तो यहाँ पर वे को देखकर बहुत ही खुश होती है। वो इसे कहती है कि अब तुम्हें हमारा फैमिली सीक्रेट पता चल गया है तो तुम ही हमारी लाइफ सेव कर सकती हो। ये सुनकर जू भी शॉक हो जाती है और फिर वो ग्रैंडमा से इस बारे में बात करती है। ग्रैंडमा इसे अपनी फैमिली पे लगे हुए श्राप के बारे में पूरी डिटेल बताती है और वो इसे बताती है कि जब जू को उसकी ट्रू लव मिल जाएगी और वो उसे किस करेगी तो ये श्राप टूट जाएगा। वे सुनकर सोचती है कि आखिर ये ड्रामा की स्टोरी में क्या चल रहा है, क्या इसमें फ्रॉग और सिंड्रेला की भी कहानी जोड़ दी गई है। फिर वे यहाँ पर जू के ऊपर हंसने लग जाती है कि वो अभी तक सिंगल है और उसने भी अभी तक किसी भी लड़की को किस नहीं किया। तभी ग्रैंडमा इसे बताती है कि एक्चुअली जू एक लड़की को पसंद करता था और ग्रैंडमा इसे जू और उस लड़की की फोटो भी दिखाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जू जिस लड़की को पसंद करता था वो अपने करियर के लिए उसे छोड़कर अब्रॉड चली गई थी, इसलिए वो लोग कभी डेट कर ही नहीं पाए थे। और ग्रैंडमा वे को बता रही होती है कि जू ने कभी उस लड़की को इसलिए प्रपोज नहीं किया था क्योंकि वो अपने इस श्राप की वजह से डरता था कि जब उसे इस बारे में पता चलेगा तो वो उसे पसंद नहीं करेगी और अपनी इस श्राप की वजह से वो कभी किसी लड़की को भी इंटरेक्ट नहीं करता था। ये सब बताते हुए ग्रैंडमा वे से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या कोई लड़की होगी जो मेरे जू को पसंद करेगी। वे कहती है कि ग्रैंडमा क्यों नहीं, बॉस इतने ज्यादा फेमस है और सभी लड़कियां इतना उन्हें पसंद करती है, वो बहुत ही पॉपुलर है, बॉस को तो कई सारी लड़कियां मिल जाएंगी। ये सब तारीफें सुनकर जू कहता है कि ऑफ कोर्स मेरे पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी है। ग्रैंडमा बहुत ही खुश होती है और कहती है कि ये कितनी अच्छी बात है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से इतना ही प्यार करो। ये सुनकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं और ग्रैंडमा वे को फोटोज दिखाती है जिसमें सारी फोटोज होती है जब ये दोनों पहली बार होटल रूम में गए थे और फिर उसके बाद वे ने जू को अपने घर ले आई थी जब वो पिग बन गया था। ग्रैंडमा इसे बताती है कि मैं तुम्हें काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रही हूँ और अब जब मुझे पता लग गया है कि तुम इतनी अच्छी लड़की हो और तुम हमारा सीक्रेट भी जानती हो तो अब मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि तुम मेरे जू की हेल्प करो ट्रू लव केस से उसका श्राप तोड़ने की। वे कहती है कि ग्रैंडमा आपने मुझे गलत समझ ली हो,
मेरा और बॉस का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, मैं बस उनकी सेक्रेटरी हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि आपको किसी और लड़की को ढूंढना चाहिए। ग्रैंडमा कहती है कि देखो ना, तुम इस छोटे से प्यारे से पिग पे थोड़ा तरस खा लो। क्या तुम चाहोगे कि ये बेचारा ऐसी अंधेरे में छुप कर रहे और कभी बाहर ना जा पाए? फिर ग्रैंडमा इसे अपना ब्रेसलेट पहना देती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ही मुश्किल काम दे रही हूँ एक पिग के साथ अपनी रिलेशनशिप बनाने का, लेकिन देखो अगर तुम ये श्राप तोड़ने में हेल्प करोगी ना तो मैं तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट दूंगी। पर वे इस ब्रेसलेट को वापस कर देती है और कहती है कि ग्रैंडमा मेरे और मेरी बॉस की बिल्कुल नहीं बनती है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें जू बहुत ही रूड लगता होगा ना, ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन से आज तक उसका कोई फ्रेंड नहीं रहा है और वो हमेशा ऐसे अकेले रहता था, क्योंकि इस श्राप की वजह से वो हमेशा अपसेट रहता था कि वो कोई फ्रेंड नहीं बना पा रहा है, इसलिए वो ये बाहर से इतना कोल्ड हो चुका है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही अच्छा है। उसने इतने सालों से जो भी कुछ सहा है उसने कभी मुझे किसी चीज के लिए भी कंप्लेन नहीं किया, पर मैं अपने ग्रैंडसन का सारा हाल जानती हूँ, इसलिए तुम प्लीज मेरे ग्रैंडसन की हेल्प कर दो, सिर्फ मेरे लिए। और उसे कहने लगती है कि बॉस मुझे नहीं पता था कि आपकी लाइफ इतनी ज्यादा ट्रेजिक थी, अब आप फिक्र मत करो, मैं आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगी और अभी मैं आपके लिए कुकिंग करती हूँ। जू खुश होता है कि चलो इसके अंदर थोड़ी सी तो रहम आई। फिर वो इसके लिए कुकिंग करके डिश लेकर आती है और इसे देखकर जू सोचता है कि ये कितना गंदा दिख रहा है, इससे बेहतर है कि मैं पिग फूड ही खा लूं। बेचारा वो तो नहीं खाना चाह रहा होता है पर ये जबरदस्ती उसे खिलाती है। फिर ये नेक्स्ट डे ऑफिस में इसे अच्छे से देखते हुए कहती है कि बॉस आपकी स्किन तो पिग वाली नहीं है, तो आप पिग कैसे बन जाते हो? जू कहता है कि तुम कितनी बकवास करती हो। वे पूछती है कि आखिर आपकी ग्रैंडमा ने मुझे क्यों चुना, क्या मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हूँ और इतनी ब्यूटीफुल भी कि आपकी ग्रैंडमा को मुझे चुनना ही पड़ा। अब आप फिक्र मत करो, मैं आपको सिंसियरली ट्रीट करूंगी और आपका श्राप हटाने में आपकी हेल्प करूंगी। जू कहता है कि अपनी सिंसियरिटी बाद में दिखाना, आज एक ज्वेलरी डिनर पार्टी है तो उसमें तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर वो इससे एक ड्रेस शॉप ले आता है और ये पूछती है कि बॉस आपको तो मुझे डिनर पार्टी के लिए लेके जाना था ना। जू स्टाफ से एक ड्रेस मंगवाता है और इसे कहता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो और अगर तुम्हारा स्टाइल इतना गंदा होगा तो मेरा ही नाम खराब होगा। फिर इसके बाद वे ड्रेस पहन के आती है और जू इसे देखते ही रह जाता है, पर फिर वो इसकी तारीफ भी नहीं करता और कहता है कि तुम एवरेज दिख रही हो। फिर इसके बाद जू और वे ज्वेलरी एग्जीबिशन पार्टी में पहुंचते हैं और इस पार्टी में हम जू की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट वांचिंग को देखते हैं, जो कि अब्रॉड से वापस एक बहुत ही फेमस ज्वेलरी डिजाइनर बन के आई होती है। वो बहुत ही मिस्टीरियस है, इसलिए यहाँ पर किसी को भी उसके बारे में पता नहीं होता है और यहाँ पार्टी में कुछ लड़कियां उसके साथ बदतमीजी कर रही होती है और उसे ठीक से ट्रीट नहीं कर रही होती है। तभी वे ये सब देखते हुए उन लड़कियों से लड़ती है। तभी जू वांचिंग को देख लेता है और जल्दी से उसे बात करने आता है। दोनों ही हैंडशेक करते हैं और फिर एक साथ बाहर बात करने के लिए निकलते हैं। वे को पता लगता है कि ये लड़की जू की वही चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है जिसे वो पसंद करता था और अब वो अब्रॉड से वापस आ गई है। वांचिंग सभी को अपनी बनाई हुई नई ज्वेलरी डिजाइन दिखाती है, जो कि एक रिंग है। कोई भी उस रिंग का सही मतलब नहीं बता पा रहा होता है, तो वांचिंग वे से पूछती है कि वो इस बारे में क्या सोचती है। वे तो इस रिंग को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है कि ये रिंग उसने फर्स्ट लव के ऊपर बनाई है। वांचिंग इसके जॉब से खुश होती है और कहती है कि तुमने एकदम सही कहा, मैं अभी भी अपने फर्स्ट लव को भूल नहीं पाई हूँ और मैं उसे कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जू और वांचिंग साथ में बाहर डिनर करने के लिए जाते हैं। वांचिंग जो अपने लिए खाना ऑर्डर कर रही होती है उससे पहले ये जू उसके लिए ऑर्डर करता है, तो ये बहुत ही खुश होती है कि तुम्हें अभी भी मेरी पसंद याद है। वैसे कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे साथ डिनर कर रही हूँ, तुम तो हमेशा ही 9 बजते ही ऐसे गायब हो जाया करते थे जैसे तुम एक सिंड्रेला हो। जू कहता है कि मुझे अभी भी याद है कि कोई भी क्लास में मेरा फ्रेंड नहीं बनना चाहता था, लेकिन सिर्फ एक तुम ही थी जो मेरी फ्रेंड बनी। वांचिंग कहती है कि लेकिन मुझे यकीन है कि अब तो तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे ना, और वो इसका हाथ पकड़ के पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है, तो जू नहीं कहता है और फिर वो इसे वे के बारे में बताने जा रहा होता है। पर वांचिंग तो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि मैं भी सिंगल हूँ और देखो किस्मत भी कितनी अजीब है कि हम दोनों इतने सालों बाद फिर से मिल गए। तभी यहाँ पर भागते हुए वे आ जाती है और वो कहती है कि बॉस 5 मिनट में आपकी एक अर्जेंट मीटिंग है। तो जू कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, अभी मेरी कोई मीटिंग नहीं है। तो ये जल्दी से इसे टाइम दिखाती है और कहती है कि आप टाइम देखो, पूरा 8:58 हो रहा है। जू कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, अभी तो सिर्फ 8 बज रहे हैं। फिर ये जल्दी से घड़ी देखता है तो इसे कंफर्म पता चलता है कि अभी सच में 9 बजने वाले हैं और यहाँ होटल की घड़ी 1 घंटे पीछे है। फिर जू बहुत ही डर जाता है और वांचिंग से कहता है कि मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना होगा और फिर यहाँ से भाग जाता है। और वे यहाँ पर वांचिंग से कहने लगती है कि एक्चुअली मेरे बॉस बहुत ही वर्कोहॉलिक है और काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। हम यहाँ पर देखते हैं कि जू तो यहाँ पर पिग बनकर होटल में घूम रहा होता है
और फिर वे और वांचिंग को आवाज आने लगती है तो वे जल्दी से जू की फिक्र करते हुए उसे ढूंढने जाती है। और यहाँ पर वो देखती है कि सारे शेफ और सर्वेंट जू को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। बेचारा जू तो बहुत ही घबराया हुआ होता है और वो सोचता है कि वे कहाँ पर है, प्लीज मुझे आकर यहाँ पर बचा लो। जू यहाँ भागते हुए वांचिंग के पास आता है और वांचिंग तो इसे देख के डरने लग जाती है कि मुझे सबसे ज्यादा पिग से नफरत है, जल्दी से इसे पकड़ो। तभी इसे खुद से ऐसे डरते हुए देखकर जू को बहुत ही बुरा लगता है। तभी शेफ जल्दी से इसे उठा लेता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे मेरे किचन से भाग गए। और फिर शेफ तो इसे पकाने का भी सोच लेता है। तभी इतने में यहाँ पर वे पहुंच जाती है और वो शेफ से कहती है कि आप इसे नहीं पका सकते क्योंकि ये बीमार है और इसे फैलने वाली बीमारी है, इसलिए आप इसे छोड़ दो। फिर शेफ जू को छोड़ देता है और वे इसे लेकर अपने साथ ले आती है और कहती है कि देखा ना बॉस, आप कैसे फंस गए, लेकिन अब फिक्र मत करो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। और फिर वे इसे लेकर हॉस्पिटल आ जाती है और डॉक्टर जू को मेडिसिन लगा देता है। यहाँ पर वे डॉक्टर शेन के साथ काफी सारी बातें भी कर रही होती है। शेन इसे कहता है कि आखिर तुम मुझे हमेशा डॉक्टर क्यों कहती हो, हम दोनों तो इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, मेरे ग्रैंडपा भी तुम्हें कितना मिस करते हैं और उन्होंने तुम्हें घर पे बुलाया। वे कहती है कि मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, ये है ना मुझे परेशान करने वाला। शेन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम इसे रिप्लेस कर दो, मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे हैं, तुम उनमें से एक लेके जाओ। जू को बहुत ही गुस्सा आती है कि बड़ा है मुझे रिप्लेस करने वाला। फिर शेन कहने लगता है कि वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो एक रिबन निकालता है और जू को पहना देता है और वे तो बहुत ही खुश हो रही होती है। पर जू सोचता है कि आखिर ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, आखिर मैं हूँ तो एक लड़का, तुम लोग मुझे इसे रिबन कैसे पहना सकते हो। फिर इसके बाद वे जू को अपने घर ले आती है और वो सोचती है कि जू की हेल्प करने के लिए पहले इन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा बनना चाहिए। तो वो डिसाइड करती है कि पहला स्टेप ये होगा कि हमें एक दूसरे को जानना होगा। वो उसे भी अपनी तरह सेम टी शर्ट पहना देती है और उसके साथ मूवी देखने का प्लानिंग करती है। वो यह हॉरर मूवी देख कर डरी रही होती है कि तभी घर पे उसकी फ्रेंड आ जाती है और वो यहाँ पर जू की बुराई करने लगती है। तो वे कहती है कि बॉस की ऐसे बुराई मत करो, वो तो इतने ज्यादा अच्छे हैं और इतने हैंडसम भी है, वो मेरे रोल मॉडल की तरह है, इसलिए अगली बार से ऐसे बॉस की बुराई मत करना। फिर ये सब सुनकर जू बहुत ही खुश होता है। अभी इसकी फ्रेंड कहती है कि कल तो तुम कुछ और कह रही थी कि इतना रूड और डेविल बंदा तुमने कभी नहीं देखी और आज तुम बॉस की तारीफ कर रही हो। वे कहती है कि तुम कुछ भी मत बोलो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोली थी और तुम मेरी और बॉस की रिलेशनशिप खराब करने की सोचो मत। फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या हो गया है, मैं तो सोने जा रही हूँ, तुम अपनी मूवी देखो। फिर वे जू से कहती है कि बॉस आपको मुझ पर बिलीव करना होगा, मैंने आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोली बल्कि आपकी तारीफ ही की हूँ। फिर यहाँ हॉरर मूवी देखकर वे को बहुत ही डर लग रहा होता है और ये जू को एकदम ही टाइटली पकड़ लेती है। तो जू जल्दी से जाकर टीवी ऑफ कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही वे यहाँ वॉशरूम जाना चाह रही होती है पर जू के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही होती है। तो ये उसके लिए डरने लगती है और जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और तभी वो दरवाजा खोल देता है और ये उसे टकरा जाती है और फिर उसे देखते हुए सोचने लगती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मेरे बॉस इतने ज्यादा हैंडसम होंगे और इनकी बॉडी तो सच में एक मेल मॉडल की तरह है। जू पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्या देख रही हो, तो कहती है कि कुछ भी नहीं। तो जू इसके पास जाकर इसे फ्लर्टिंग करने लगता है। तभी वे इसे पकड़ लेती है और कहती है कि चलो हम ट्राई करते हैं, तुम्हारा श्राप ट्रू लव किस से हटेगा ना, तो अब ट्राई करके देख ही लेते। और फिर वे यहाँ पर जू को किस करने जा रही होती है कि तभी यहाँ घर में डॉक्टर शैन और वे की फ्रेंड आकर इन दोनों का ऐसे देख लेते हैं। शैन को तो बहुत ही बुरा लगता है और वो बाहर चला जाता है। फिर वे भी जल्दी से उसके पीछे उससे बात करने जाती है पर शैन इसकी बात नहीं सुनता और वो यहाँ से चला जाता है। तभी इसकी फ्रेंड इसे पूछने लगती है कि वैसे तुम्हारे और बॉस के बीच में ये सब कब से स्टार्ट हुआ। वे कहती है कि तुम गलत सोच रही हो, मेरे और बॉस के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जू यहाँ मीटिंग रूम में होता है और तभी वे यहाँ पर जू के लिए गिफ्ट लाई होती है और वो सोचती है कि बॉस के बाल झड़ रहे हैं, तो जब बॉस मेरा ये गिफ्ट देखेंगे तो उनकी तो आंखों से खुशी के आंसू निकलेंगे। फिर वे जू के पास जाकर उसे ये गिफ्ट देने लगती है जिसे वो नहीं ले रहा होता है। तो ये कहती है कि बॉस मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है, मैं तो बस आपकी फिक्र कर रही हूँ कि आप इतना काम करते हैं तो आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, मैंने सुनी ये मेडिसिन बहुत ही काम की है। फिर जू ये सुन के तो गलत समझ लेता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे टाइप की हो, देखो मैंने अपनी ग्रैंडमा से सिर्फ यही प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें डेट करूंगा और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वे कहती है कि बॉस आप मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसे ट्राई तो करके देखो। फिर वो गिफ्ट देकर यहाँ से चली जाती है और जू सोचता है कि ये बस कहती है कि ये मुझे पसंद नहीं करती जबकि ये मुझे भी इंटरेस्टेड है, तभी तो मुझे चेस करने के लिए मुझे गिफ्ट ला कर दिए। फिर ये इसे खोल कर देखता है और शौक हो जाता है कि उसने इसे बाल बढ़ाने के लिए मेडिसिन ला कर दी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वे को यहाँ पर मिस्टर वांग का कॉल आया होता है जो कि वे को जू की सेक्रेटरी होने के नाते उसे चिल्ला रहा होता है कि वो जू के साथ अपनी कोऑपरेशन खत्म कर देगा। तभी यहाँ पर जू पहुंचकर वे से कॉल लेकर वांग को चिल्लाता है कि वो उसकी सेक्रेटरी को ऐसे नहीं चिल्ला सकता। जू ये सुनकर बहुत ही खुश होती है कि उसने उसके लिए लड़ाई किया। जू यहाँ से जाते हुए वे से कहता है कि तुम मेरे साथ ऑफिस चलो।
तभी हम देखते हैं कि वे की फ्रेंड इन दोनों का फोटो लेकर ग्रैंडमा को भेज देती है और ये भी मैसेज कर देती है कि बॉस तो अपनी वाइफ को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। ग्रैंडमा ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही खुश होती है कि मेरे ग्रैंडसन को सच में ये लड़की पसंद है और वो बस एक्टिंग करता है। जू यहाँ वे को ऑफिस में लाकर उसे चिल्लाता है कि तुम तो हमेशा मुझे कितना चिल्लाती हो, लेकिन उस क्लाइंट को तुम्हें डांटने को नहीं हुआ। तो वे कहती है कि वो हमारी कंपनी की इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, तो मैं आखिर कंपनी का लॉस कैसे करवा सकती थी। जूही से कहता है कि तुम याद रखो कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो, अगर तुम्हें कोई बुली करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वे ये सुन के बहुत ही खुश होती है और इसे कहती है कि थैंक यू मेरे लिए गुस्सा निकालने के लिए। तो ये कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, मैं बस तुम्हारी इसलिए हेल्प कर रहा था क्योंकि तुम मेरी एम्प्लॉई हो। पर वे तो बहुत ही खुश होती है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था और बस सब बहाने कर रहा है। फिर इसके बाद जू को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो उसे चिल्लाकर कहती है कि आज तुम्हें वे को अपने साथ घर लाना होगा, आखिर तुम लोग कब तक मेरी विश पूरी नहीं करोगे। फिर इसके बाद ये दोनों एक ग्रैंडमा से मिलने के लिए घर पहुंचते हैं और ग्रैंडमा इनसे पूछती है कि आखिर तुम दोनों अपने रिलेशनशिप में कितना आगे बढ़े हो। देखो तुम लोगों को जल्द से जल्द एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट बढ़ाना होगा और मुझे यकीन है कि तुम्हें एक दूसरे से प्यार हो ही जाएगा। और फिर ग्रैंडमा इन दोनों को मिल्क पीने के लिए दे रही होती है और कहती है कि आज रात तुम लोग इधर ही रुकोगे। फिर इसके बाद वे और जू साथ में रूम में आ जाते हैं और वे को बहुत ही गर्मी लग रही होती है। इसका ये हाल देखकर जू समझ जाता है कि ग्रैंडमा ने जो इसे मिल्क पिलाई थी उसी में कुछ मिला हुआ था। जू जल्दी से दरवाजा खोलने चाहता है पर उसे पता चलता है कि ग्रैंडमा ने बाहर से डोर लॉक कर दी है। ड्रग के रिएक्शन की वजह से वे तो जू के एकदम ही क्लोज जाने लगती है और उसका शर्ट खोल रही होती है। वो इसे दूर भी करने की कोशिश करता है पर ये नहीं मानती। तो जू इसे कहता है कि तुम ठीक से देखो कि मैं कौन हूँ। तो वे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बॉस हो। वो इसे किस करने जा रही होती है कि तभी वो पिग में बदल जाता है और फिर वे भी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी नींद खुलती है तो वो याद करती है कि कल रात वो जू के साथ क्या क्या कर रही थी। सोचती है कि आखिर मैं ऐसे कैसे बॉस को किस कर सकती हूँ, लेकिन आखिर अगर हम दोनों के बीच में किस हुई तो बॉस वापस से इंसान की फॉर्म में क्यों नहीं बदले। तब यहाँ पर जू को आता देख जल्दी से ये वापस से लेट जाती है और सोने की एक्टिंग करने लगती है। जू कहता है कि एक्टिंग मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम जाग रही हो। तो ये उठ जाती है और अपना फोन ढूंढने लगती है और कहती है कि बॉस आप मेरे फोन पर एक कॉल कर दो। जैसे ही वे के फोन में रिंग बजती है तो जू उसमें अपना नाम पढ़ लेता है और फिर वो इसे चिल्लाने लगता है कि अच्छा तो तुम्हें मैं स्टूपिड डेविल लगता हूँ। वे कहती है कि बॉस आप इतना सीरियस मत हो, वो बस एक निकनेम है। पर जू तो इसे गुस्से में देख रहा होता है तो वे कहती है कि बॉस सॉरी ना, देखो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको पसंद करने की कोशिश करूंगी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आपका श्राप हटाने में हेल्प करने के लिए। और हम देखते हैं कि बाहर से ग्रैंडमा इन दोनों की आवाज़ सुनकर बहुत ही खुशी हो रही होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों लंच करने बैठते हैं और वे जू से कहती है कि बॉस किसी को पसंद करने के लिए उसकी पसंद जानना होता है, तो आपको क्या पसंद है खाने में। जू कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पसंद। तो वे कहती है कि बॉस लाइफ इतनी छोटी होती है और इतनी सारी इंटरेस्टिंग खाने की चीज़ें हैं तो आपको कुछ तो पसंद होगा ही। जू कहता है कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है। तो वे कहती है कि मुझे तो सबसे ज़्यादा आप पसंद हो। और फिर ये आधी लाइन्स भूल जाती है तो जल्दी से अपनी डायरी में निकाल के चेक करती है और फिर उसमें से पढ़ के इसे सुनाती है। इसकी सारी रोमांटिक लाइन सुनकर तो जू को बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा होता है और वो इसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम ये सारी नॉवेल्स मत पढ़ना। फिर वे तो बहुत ही खुश हो जाती है कि लगता है मेरी लाइन्स काम कर रही है। वो इसे पूछती है कि बॉस आज का मौसम कितना अच्छा है, तो क्यों ना हम लोग डेट पर चले। तो जू इसके लिए मान जाता है। फिर इसके बाद वे तो बहुत ही अच्छे से तैयार हो रही होती है और जू इसका वेट करता है। वे तैयार होने के बाद जू के पास जाती है और उसकी परफ्यूम स्मेल करके कहती है कि बॉस आज आपने परफ्यूम लगाया है, यानी कि आप भी मेरे साथ डेट पर जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो। जू कहता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ डेट पर नहीं जाना है, तो कोई बात नहीं। वो वापस से बैठ जाता है। तो वे इसका हाथ पकड़ के कहती है कि बॉस मुझे चलना है। फिर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और वे रुक कर पूछती है कि वैसे हम लोग डेट पर चल कहाँ रहे। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडमा इन दोनों को ही देख रही होती है। फिर ये दोनों बैठकर इस बारे में डिस्कस करते हैं कि हमें डेट पर कहाँ जाना चाहिए। जू सारी बोरिंग जगह के नाम सजेस्ट कर रहा होता है तो वे कहती है कि बॉस क्यों ना हम लोग आइसक्रीम खाने चले। और फिर वे जू को यहाँ से लेके जाती है और ग्रैंडमा ये देखकर बहुत ही खुश होती है। ये दोनों जब आइसक्रीम के स्टोर पहुँचते हैं तो यहाँ पर लाइन लगी होती है। वे कहती है कि हमें भी लाइन लगा लेना चाहिए पर जू इसके लिए नहीं मान रहा होता है। वो कहता है कि मैंने आज तक कभी लाइन नहीं लगाया। तो वे भी कह देती है कि तुम्हें लाइन लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे आज यही आइसक्रीम खाना है। जू इस बारे में नहीं मान रहा होता है तो वे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अगर नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तुम्हारा श्राप हटाने के लिए तो तुम हमेशा ऐसे सिंगल पिग बन के खुश रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जू इसे कहता है कि ठीक है तुम वेट करो, देखो मैं अभी लेकर आता हूँ। और फिर जू सबसे आगे जाकर एक लड़की को साइड हटने के लिए कहता है और फिर सभी लोग जू को चिल्लाने लगते हैं कि तुम लाइन बीच में कट करके कैसे आ सकते हो। फिर जू इन लोग पर गुस्सा करने वाला होता है तो वे इसे इशारा करती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर ये अपनी क्यूट हरकतें करके उस लड़की को मनाने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि तुम मुझे 500 दो तो मैं जा सकती हूँ।
जू कहता है कि ये पहले बोलना था ना। फिर वो पैसे निकालता है और कहता है कि यहाँ पर सभी लोगों को मैं 500 दूंगा जो यहाँ पर लाइन छोड़कर चले जाएंगे। फिर तो सारे लोग मान जाते हैं और जू से पैसे लेने के बाद यहाँ से सभी चले जाते हैं। फिर जू वे से कहता है कि देखा मेरी पर्सनैलिटी का कमाल। तो ये कहती है कि ये तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं बल्कि तुम्हारे पैसों का कमाल है। जू कहता है कि अरे ये सब छोड़ो, हम आइसक्रीम खरीदते हैं। फिर वे आइसक्रीम ऑर्डर करने लगती है तो स्टाफ इन लोग से बताती है कि आज हमारे स्टोर की एनिवर्सरी है। तो स्टोर में एक खास इवेंट चल रहा है कि अगर कोई कपल हाफ मिनट तक किस करेंगे तो उन्हें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मिलेगी, वो भी फ्री। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडमा का असिस्टेंट और वे की फ्रेंड दोनों ही यहाँ पर आए होते हैं इन लोग का फोटो लेने के लिए। और वे की फ्रेंड स्टाफ को इशारा करती है कि वो इन लोग को फ्रेंच किस वाला ऑफर दे। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ग्रैंडमा के कहने पर इन लोगों ने पहले से ही स्टाफ को पैसे दिए होते हैं ये बोलने के लिए। तो स्टाफ इन लोग को दूसरा ऑफर ये देती है कि अगर ये लोग यहाँ पर फ्रेंच किस करेंगे तो इन लोग को बहुत ही लग्जरी वाली आइसक्रीम मिलेगी। दोनों ही बहुत ही शर्माने लगते हैं और स्टाफ इन लोग से पूछती है कि आप लोग कौन सा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो। देखो सर, आपकी गर्लफ्रेंड तो इतनी ब्यूटीफुल है तो आप लोग ट्राई क्यों नहीं करते। वे कहती है कि ऑफर के लिए थैंक यू, लेकिन शायद अब मेरा आइसक्रीम खाने का ही मन नहीं कर रहा है। ऐसा बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है तो जू इसे पकड़ लेता है। फिर जू वे से कहता है कि हम ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर वो उसे किस करने लगता है। फिर घर आने के बाद रात में वे इस बारे में सोच रही होती है कि हमने तो आज किस भी कर लिए फिर भी बॉस पिक क्यों बन गए। ये सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बॉस की ट्रू लव नहीं हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। रात में हम देखते हैं कि घर में कोई चोर घुस आता है। जू उसे देखकर रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो वे के रूम में जा रहा था। फिर इस चोर को बहुत ही गुस्सा आती है और ये सोचता है कि आज मैं इस पिक को मार दूंगा। वो इसे चाकू से मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वे जल्दी से आकर इस चोर के सर पे मारती है और फिर वो जू को बचा लेती है और इसके बाद वो उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगती है। तभी वे को ऐसे देखकर जू तो उसे देखते रह जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वे की फ्रेंड सारे कलीग को जू की वीडियो दिखा रही होती है और बता रही होती है कि बॉस कल स्टोर के सामने किसी लड़की को फ्रेंच किस कर रहे थे। सभी एम्प्लॉइज बहुत ही खुश हो रहे होते हैं कि ये लड़की कितनी लकी होगी। वे जैसे इन लोग का ये वीडियो देखती है तो वो शॉक हो जाती है कि कहीं इन लोग को पता न लग जाए कि ये लड़की मैं ही हूँ। फिर रात में हम देखते हैं कि वे अपने घर पे होती है तभी इसे इसके डैड का कॉल आता है और वो वे से कहते हैं कि कल तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर जू तो बहुत ही जेलस हो जाता है कि वे ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है। नेक्स्ट डे वे कंपनी में होती है और बहुत ही अपसेट होती है कि पूरा दिन काम करूँ और फिर उसके बाद मुझे रात में ब्लाइंड डेट पर भी जाना होगा। वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके कोई हैंडसम बंदा उसे सजेस्ट करने के लिए कह रही होती है जिसका यूज करके वो अपनी ब्लाइंड डेट खराब कर सके। तभी यहाँ लिफ्ट में जू आ जाता है तो वे कॉल कट कर देती है और पूछती है कि बॉस आपको अपसेट किसने किया। जू कहता है कि तुम इतना अच्छे से तैयार होकर ब्लाइंड डेट के लिए जा रही हो। तभी इसे देखकर वे को अच्छा आइडिया आता है। वो इसे पूछती है कि बॉस क्या आप मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दोगे। आप बस आज मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर लो। आप बस आज मेरा बॉयफ्रेंड बन के मेरी एक हेल्प कर दो और मेरी ब्लाइंड डेट खराब करवा दो। जू कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ। तो कहती है कि प्लीज़ कर दो ना, देखो मैं आपके लिए लॉयल रहूँगी। तो जू मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मुझे एड्रेस सेंड कर देना। फिर वे बहुत ही खुश हो जाती है और इसके बाद वो अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए पहुँचती है और देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर शेन है। इसे देखकर वो बहुत ही खुश होती है और इसे बातें करने लगती है और वो जू को मैसेज करके बता देती है कि अब उसे यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे ब्लाइंड डेट पसंद आ गया है और वो उसके साथ मूवी देखने जा रही है। ये मैसेज पढ़कर जू को बहुत ही जेलसी फील होती है कि आखिर वो किसी और मैन के साथ मूवी देखने कैसे जा सकती है। जू इसे कॉल करने लगता है पर वे इसका कॉल नहीं उठाती और वो शेन से कहती है कि कुछ नहीं, फ्रॉड कॉल है, तुम इस पे ध्यान मत दो। पर जू तो इसकी ब्लाइंड डेट खराब करने के लिए यहाँ पर पहुँच जाता है और वो डॉक्टर शेन को बताता है कि मैं वे का बॉयफ्रेंड हूँ। फिर वे भी कुछ कह नहीं पाती है और यहाँ पर डॉक्टर शेन जू को अपने बारे में बताने लगता है। तो जू कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वे कहती है कि बॉस आप डॉक्टर शेन के साथ इतना रूडली मत बात करो। वो शेन को बताती है कि ये मेरे बॉस हैं और मेरे और इनके बीच में कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप नहीं है। पर जू कहता है कि नहीं, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है और फिर वो इसे यहाँ से लेके जाने लगता है। और फिर ये बाहर आने के बाद इसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें ऐसे टाइप के लड़के पसंद है। वे कहती है कि बॉस आप ये क्या बात कर रहे हो और आपकी अब इस हरकत की वजह से अब डॉक्टर शेन और मैं फ्रेंड भी नहीं रह सकते। तो जू को समझ आता है कि यानी उसे पसंद नहीं करती है। फिर जू इससे पूछता है कि क्या हुआ, मैंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट खराब कर दिया इसलिए तुम गुस्सा हो गई हो। वे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस डॉक्टर शेन के साथ डिनर करके बहुत ही खुश थी। जू कहता है कि उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम उसके लिए सुटेबल नहीं हो, वो बंदा बहुत ही एजेड है और तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो वे कहती है कि एजेड होना कौन सी बुरी बात है, उल्टा 25 ईयर्स वाले लड़के एकदम चाइल्डिश हरकतें वाले होते हैं। तो जू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम मेरी बात कर रही हो ना।
वे सोचती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि बॉस भी 25 ईयर्स के हैं। वे कहती है कि बॉस मैं आपकी बात नहीं कर रही थी, और वैसे आप डॉक्टर शैन से इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे, जिससे कि आप उनसे जेलस हो रहे हो। जू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, आखिर मैं उससे क्यों जेलस होऊंगा, मैं इतना टॉल हूँ और हैंडसम भी। तभी कोई गाड़ी को आता देख जू जल्दी से वे को गिरने से बचाता है, और तभी वे के पैर में मोच आ जाती है। तो ये उसे उठा के घर लेकर आता है और फिर इसकी पैर में मेडिसिन भी लगाता है। वे तो इसे देखती रह जाती है। तभी इतने में जू को वांचिंग का कॉल आता है और वो इससे कोई हेल्प करने के लिए बुला रही होती है। तो जू जल्दी से इसे अर्जेंट काम का बोलकर यहाँ से चला जाता है और वे सोचती है कि मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हम देखते हैं कि बार में वांचिंग को कुछ गुंडे परेशान कर रहे होते हैं। अभी यहाँ पर जू इनसे फाइट करके वांचिंग को बचाता है और वांचिंग बहुत ही खुश होकर इसे हक कर लेती है। और तभी हम देखते हैं कि वे यहाँ पर इन दोनों को देख रही होती है और इसे बहुत ही गुस्सा आता है कि उसके दिल में सिर्फ अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। नेक्स्ट डे जू अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी ग्रैंडमा इसे मिलने आती है और वो इसे बताती है कि अगर वो सिर्फ ऐसे काम पे ध्यान लगाएगा तो उसकी गर्लफ्रेंड को कोई और ही लेकर चला जाएगा। ग्रैंडमा इसे कहती है कि शैन कितना टैलेंटेड है और देखो वो टेनिस खेलने गया है और वे भी उसके साथ गई है, इसलिए तुम्हें कुछ करना होगा नहीं तो देर हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जू भी अपने साथ वांचिंग को लेकर टेनिस खेलने पहुंचता है और वो यहाँ पर शैन को देखकर जेलस हो रहा होता है और वे वांचिंग को देखकर जेलस हो रही होती है। जू यहाँ पर शैन को चैलेंज करता है कि वो उसे मैच जीत के दिखाएगा। फिर हम देखते हैं कि जू बहुत ही अच्छे से गेम खेल रहा होता है और सभी लड़कियां उसे देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी एक लड़की यहाँ पर वे से कह रही होती है कि जो लड़के गेम खेल रहे हैं क्या तुम उन्हें जानती हो। तो वे बताने लगती है कि वो डॉक्टर शैन है और वो अभी भी सिंगल है, तो तुम्हारे पास चांस है। तो ये लड़की कहती है कि मुझे तो वो दूसरा हैंडसम वाला लड़का ज्यादा पसंद है, तो तुम मुझे उसके बारे में बताओ। वे कहती है कि वो भी सिंगल है लेकिन। तभी जू वे के हाथ से पानी का बॉटल लेकर कहता है कि मैं ऑलरेडी किसी और को पसंद करता हूँ। ये सुनकर वांचिंग बड़ी खुश हो रही होती है और वे सोचती है कि लगता है बॉस को सच में ये वांचिंग बहुत ही पसंद है, इसलिए अब मुझे भी ज्यादा सपने नहीं देखने चाहिए। तभी यहाँ पर शैन आ जाता है और वे जल्दी से इसे पानी की बोतल देती है। तो जू को बहुत ही जेलसी फील होती है और वो वांचिंग के साथ यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे और शैन यहाँ लंच पर आए होते हैं और तभी यहाँ जू भी वांचिंग के साथ आ जाता है और वो इन लोग से पूछता है कि क्या मैं भी तुम लोग को ज्वाइन कर सकता हूँ। वे सोचती है कि आखिर इसे क्या हो गया है, ये पूरा दिन अजीब हरकतें कर रहा है। अब जू यहाँ बैठ तो जाता है पर वो देख रहा होता है कि कैसे शैन यहाँ पर वे के साथ इतनी फ्लर्टिंग कर रहा है और इन दोनों को ऐसी हंसी मजाक करते हुए देखकर जू को बहुत ही जेलसी फील होती है। तभी यहाँ पर वे ने कोई स्नैक्स लेकर आई होती है जो कि वो सभी को एक एक दे देती है पर जू को नहीं देती। तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि क्या तुमने मेरे लिए कुछ नहीं लाई। तो वे कहती है कि बॉस आपको ये तो हेल्दी चीजें खाना पसंद है ना, इसलिए मैंने आपको ये नहीं दी। पर फिर ये बॉक्स निकाल के कहती है कि बॉस मेरे पास आपके लिए कुछ है। तो ये खुश जाता है कि तुमने मेरे लिए भी कुछ लाई हो। पर तभी वे को पता लगता है कि उसने गलती से दूसरा बॉक्स लिया और ये स्नैक्स बहुत ही स्मेली होते हैं और किसी को भी अच्छे नहीं लगते। पर जू फिर भी इसे खा लेता है क्योंकि इसे वे ने लाई थी। पर फिर इसके बाद वो बीमार हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और वे इसका ख्याल रख रही होती है। तभी अचानक से इसे अपने नजदीक कर लेता है। तो वे जल्दी से बहाना बनाती है कि बॉस आपको भूख लग रही होगी ना, मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। जैसी वे यहाँ से चली जाती है तभी यहाँ पर जू से मिलने के लिए वांचिंग आई होती है और फाइनली जू इसे क्लियर कर देता है कि अब वो उसे पसंद नहीं करता। वो उसे कहता है कि हम दोनों को मिले हुए इतने साल हो गए हैं और अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है और अब मैं तुम्हें नहीं बल्कि किसी और को पसंद करता हूँ। तो वांचिंग कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें वे पसंद है ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम्हें कोई मिल गया है और मैं तुम्हें गुड लक विश करती हूँ। बस मैं तुम्हें एक गुड बाय हक करना चाहती हूँ। तो जू इसके लिए मान जाता है और फिर वो इसे गुड बाय हक कर रहा होता है और वे उसके लिए खुशी खुशी सूप ला रही होती है और वो इन दोनों को देखकर बहुत ही अपसेट हो जाती है। वो इतनी अपसेट हो जाती है कि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और फिर इसकी फ्रेंड इसे पकड़ के यहाँ से लेके जा रही होती है। तभी रास्ते में शैन मिल जाता है और वो कहता है कि तुम वे को मुझे दे दो, मैं इसे घर छोड़ दूंगा। फिर शैन वे को पकड़ के यहाँ से ले जा ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर जू आ जाता है और ये वे को इसे छीन लेता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम इससे दूर रहो। फिर जू वे को उठा के यहाँ से ले जाने लगता है तो वो बहुत ही गुस्सा होने लगती है, कहती है कि मुझे छोड़ो। पर ये इसे नहीं छोड़ रहा होता है। तो वे कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जब तुम मुझे पसंद नहीं करते तो आखिर तुम मेरे पास इतना क्यों आते हो। ऐसा बोलकर वो रोने लग जाती है। तो जू इसे कहता है कि तुम मुझे टेस्ट मत करो और फिर वो वे को किस करने लगता है। फिर वे तो उसके ऊपर ही सर रखकर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वे की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ सो रही है और उसे कल रात का कुछ याद भी नहीं होता। ये टाइम देखती है कि ऑफिस के लिए लेट हो रही है, इसलिए जल्दी से भागते हुए कंपनी पहुंचती है। फिर रात में ऑफिस में काम करते हुए लेट हो जाता है और वे देखती है कि 9 बज गए हैं। वो भागते हुए जल्दी से जू को ढूंढने जाती है और देखती है कि वो तो एकदम ठीक है और अब वो पिग नहीं बना। वे को गलतफहमी हो जाती है कि जू अभी वांचिंग की वजह से वापस से नॉर्मल हो चुका है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू वे को अपने ऑफिस में बात करने बुलाता है और उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर ज़्यादा ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लिया हूँ तो तुम भी इसे खा लो, और हाँ मैंने वीकेंड के लिए मूवी टिकट्स ऑर्डर किया हूँ। वे कहती है कि मैं जानती हूँ बॉस, आप ये बोलने वाले हो ना कि आप वांचिंग के साथ मूवी डेट पर जाना चाहते हो। आप फिक्र मत करो, मैं आपका वीकेंड का काम संभाल लूंगी। जू शॉक होकर कहता है कि आखिर मैंने कब बोला कि मैं वांचिंग के साथ मूवी डेट पर जाना चाहता हूँ। वे कहती है कि देखो बॉस, आपको छुपाने की जरूरत नहीं है, और हाँ लड़कियों को चेस करने के लिए थोड़े एफर्ट्स दिखाने पड़ते हैं। जू कहता है कि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वीकेंड पर ये दोनों मूवी हॉल में पहुंचते हैं और वे से कहती है कि अभी तो वांचिंग यहाँ पर पहुंची भी नहीं और मूवी स्टार्ट होने वाली है। जू कहता है कि वांचिंग ने मुझे कॉल करके बता दी है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और अब मैंने स्नैक्स भी खरीद लिया हूँ, तो क्यों ना हम दोनों मूवी के लिए चले। वे तो मान ही रही होती है तो जू इसे जबरदस्ती पकड़ के मूवी के लिए लेके जाता है। ग्रैंडमा ने जू को आइडिया दी थी कि अगर वो वे के साथ हॉरर मूवी देखेगा तो वो डरते हुए उसके काफी क्लोज आ जाएगी। अब डरावना सुन जाने पर ये तो बहुत ही खुश हो रहा होता है कि अभी वो उसे पकड़ लेगा, पर वे को तो हीरो पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और उसका गुस्सा वो जू पर निकाल देती है। फिर मूवी को छोड़कर ये लोग यहाँ लंच करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर वे देखती है कि वांचिंग यहाँ पर शेन के साथ आई हुई है। वे सोचती है कि वांचिंग ने तो जू को बताई थी कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन वो तो यहाँ पर उसे चीट करके शेन के साथ डेट पर आई है। फिर जू को बुरा न लग जाए करके वे कोशिश करती है कि जू गलती से भी पीछे ना देखे, पर तभी यहाँ पर वो दोनों खुद ही इन लोग के पास आ जाते हैं और इन दोनों के साथ में बैठ के लंच भी करते हैं। फिर उन दोनों के जाने के बाद वे जू से इस बारे में पूछती है कि बॉस आखिर आपको क्या हो गया है, आप तो वांचिंग को पसंद करते हो ना, तो आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे, क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उन दोनों को साथ देखकर। जू कहता है कि आखिर तुमने किन आंखों से देखी कि मैं उसे पसंद करता हूँ। तो वे वांचिंग की तारीफ करने लगती है कि वो कितनी ब्यूटीफुल है और तुम लोग की जोड़ी सबसे बेस्ट है। तो जू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें वो इतनी पसंद है तो तुम ही उसे चेस कर लो। ऐसा बोलकर वो जाने लगता है तो वे उसके पीछे जाने लगती है और वो उसे टकरा जाती है और फिर उसे कहती है कि बॉस आप फिक्र मत करो, मैं वांचिंग को चेस करने में आपकी हेल्प करूंगी। तो जू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो वे को फोर्सली किस करने लगता है। तो वे से और गुस्सा हो जाती है कि बॉस मैं वांचिंग के सब्स्टिट्यूट नहीं बनना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है और फिर वो बाहर जाकर अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक करती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जू ने तो वे को प्रपोज करने के लिए रिंग का अरेंजमेंट करके रखा होता है और यहाँ पर ग्रैंडमा ने वे को मिलने के लिए बुलाई होती है। वे उन्हें रोते हुए बताने लगती है कि ग्रैंडमा मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे नहीं बल्कि किसी और को पसंद करता है। तभी यहाँ पे जू पहुंच जाता है और ग्रैंडमा इन दोनों को अकेले बात करने को छोड़ के चली जाती है। वे कहती है कि ग्रैंडमा भी चली गई है तो मैं भी जा रही हूँ वहाँ से। तो जू से रोकता है तो वे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम इस बात का मुझसे फायदा उठा रहे हो ना। जू तो बहुत ही खुश जाता है कि तुमने क्या कहा, तुम मुझे पसंद करती हो। वे कहती है कि हाँ पसंद करती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ उस वांचिंग को पसंद करते हो और तुम तो अब ठीक भी हो चुके हो ना, तो अब तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। जू से बताता है कि मैं वांचिंग को पसंद नहीं करता और ना ही मैंने उसे कभी पसंद किया, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम कोई बैकअप नहीं हो। पर वे फिर भी बिलीव नहीं कर रही होती है। वो कहती है कि आखिर तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो, मैं जानती हूँ कि वांचिंग की ही ट्रू लव किस की वजह से तुम्हारा श्राप ठीक हो पाया। तो जू कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कभी वांचिंग को किस किया ही नहीं। तो वे अपनी और जू की किस याद करती है और वो सोचती है कि यानी उसी किस की वजह से वो ठीक हो पाए। फिर जू इसे बताने लगता है कि वो इसे कितना पसंद करता है। तो वे इसे कहती है कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रहे हो। फिर वे इसे अपने वन नाइट स्टैंड के बारे में बताने लगती है। तो जू भी इसे बता देता है कि एक्चुअली में उस रात वही उसके साथ था। फिर इसके बाद जू वे को सरप्राइज देता है और उससे वेडिंग के लिए प्रपोज करता है। सभी लोग यहाँ पर इन लोगों को चीयर करने लगते हैं। वे भी जू को हाँ कह देती है तो वो इसे रिंग पहना देता है और दोनों की वेडिंग हो जाती है। इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।